Two-point sources of sound are kept at a separation of 10 centimeter. They vibrate in phase to produce wave of wavelength 5 centimeter. What would be the phase difference between the two waves arriving at point 20 centimeter from one source? On the line joining the sources, and on the perpendicular bisector of the line joining the sources. So दो केस है, दो साउंड सोर्सेस है, बेसिकली दो साउंड सोर्सेस है, S1 और S2, and let us say this is the line joining the sources. So this distance is given as 10 centimeter दोनों सोर्सेस के बीच, और ये डिस्टेंस है पॉइंट का 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द सोर्सेस along the line joining. तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो P पे हमें फेज डिफरेंस निकालना है फॉर द वेव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम S1 एंड S2, और दोनों यहाँ पे सेम फेज में है, दोनों सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। तो मतलब यहाँ से जो यहाँ पे आएगी वेव और यहाँ से जो वेव आएगी, इनिशियली दोनों सेम फेज में थे, लेकिन यहाँ पे पाथ डिफरेंस है दोनों में, इसलिए दोनों में क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो पार्ट ए में सबसे पहले पाथ डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू S1P माइनस S2P, और हमें पता है कि ये S1P माइनस S2P क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड देयर फॉर delta phi, the phase difference will be equal to 2 pi into delta x divided by lambda. lambda का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सो ये 2 pi into 10 divided by 5, तो ये आ जाएगा 4 pi, which is equivalent to 0 रेडियन, 0 रेडियन और 0 डिग्री। अब ये फर्स्ट केस में था। सेकंड केस में दिया हुआ है कि ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सोर्सेस, तो ये लाइन जॉइनिंग द सोर्सेस है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। सो यहाँ से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस किसी भी एक सोर्स से ले लेते हैं, तो दिस इज 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये भी बेसिकली 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो ये मान लेते हैं P डैश है, तो पार्ट बी में डेल्टा एक्स डैश बोल देते हैं जो पाथ डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, S1P डैश माइनस S2P डैश, और ये हो जाएगा 0, एंड देयर फॉर डेल्टा फाई जो होगा, डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू 0 रेडियन। सो ये अगेन 0 रेडियन का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। Calculate the speed of sound in oxygen from the following data. The mass of 22.4 liter of oxygen at STP, T equal to 273 Kelvin, and P equal to 1.0 into 10 power 5 Newton per meter square is 32 gram. The molar heat capacity of the oxygen at constant volume is CV equal to 2.5 R, and that at constant pressure is CP equal to 3.5 R. तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ साउंड V, that is equal to gamma into P डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट। तो यहाँ पे गामा का वैल्यू रख देंगे, दैट इज CP डिवाइडेड बाय CV मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय रो अंडर होल थिंग अंडर रूट। तो CP बाय CV क्या हो जाएगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 2.5, सो 3.5 R डिवाइडेड बाय 2.5 R मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर कितना दिया हुआ, 1 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो, द डेंसिटी कितना हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास दिया हुआ है 32 ग्राम्स, मास ऑफ ऑक्सीजन
is 32 grams. So 32 into 10 to the power minus 3 kg and divided by वॉल्यूम. तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर. सो 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब हो जाएगा. लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो, एंड होल थिंग अंडर रूट. तो ये वैल्यू आ जाएगा 313 मीटर पर सेकेंड. तो ये साउंड का स्पीड आ गया एट STP. द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एयर in a region linearly increases from T1 to T2 in a space of width d. Find the time taken by a sound wave to go through the region in terms of T1, T2, d and speed v of sound at 273 Kelvin. Evaluate this time for T1 equal to 280 Kelvin, T2 equal to 310 Kelvin and d equal to 30 meter and v equal to 330 meter per second. तो इसमें दिया हुआ है कि एक स्पेस है जहाँ पे कि टेम्परेचर लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. मान लेते हैं कि ये दिस इज़ द स्पेस और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है जो कि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो मान लेते हैं कि बीच में एक कोई पॉइंट है विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पॉइंट और यहाँ पे टेम्परेचर T है और यहाँ पे जो साउंड की वेलोसिटी है, साउंड की जो स्पीड है, मान लेते हैं ये v है. तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर T कैन बी रिटन एज T1 प्लस और यहाँ से यहाँ तक लीनियरली इंक्रीज कर रहा है तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय d मल्टीप्लाइड बाय x. ये हो जाएगा टेम्परेचर T एट दिस पॉइंट. और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अगर T1 को कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय dt1 इंटू x. ये इस तरह से आ गया. अब यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है देयरफॉर v जो कि हम लिख सकते हैं dx बाई dt, जो कि साउंड ट्रैवल कर रहा है इस पॉइंट के थ्रू इस स्पीड से. तो dx बाई dt मतलब x डिस्टेंस किस तरह से कवर कर रहा है, dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू r इंटू टेम्परेचर दैट इज़ दिस t. तो यहाँ पे t का वैल्यू हम रख देंगे T1 और इनसाइड ब्रैकेट इट इज़ 1 प्लस T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई dt1 into x divided by whole thing divided by m under root. So ये हो गया dx by dt. और थोड़ा इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये x वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड अगर ले आए तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस T2 minus T1 divided by dt1 into x. This under root will be equal to ये जो बाकी टर्म बच गया यहाँ पे गामा r T1 divided by m under root into dt. अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर रूट 1 प्लस T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय dt1 इंटू x, ये अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे मल्टीप्लायर था x का जो मल्टीप्लायर था उससे डिवाइड हो जाएगा. सो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय dt1 dt1 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा गामा r T1 अंडर डिवाइडेड बाय m अंडर रूट इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t हो जाएगा. ये कांस्टेंट है, सब इसमें सारे चीज़ कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन ये हो गया. अब इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू d. x कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से d. ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है और टाइम का लिमिट क्या हो जाएगा 0 सेकेंड टू t सेकेंड.
देयरफॉर अगर लिमिट्स यहाँ पे रखेंगे तो सबसे पहले ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं, ये 2 टाइम्स dt1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T2 माइनस T1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है इसमें लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा d का, अगर d रखेंगे यहाँ पे तो d कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस T2 ये हो जाएगा T1 प्लस T2 माइनस T1, तो ये T2 बाई T1 हो जाएगा, T2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई T1 अंडर रूट, और माइनस x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, सो 1 का अंडर रूट दैट इज़ 1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा गामा r T1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई m, गामा r T1 बाई m अंडर रूट इंटू टी। अब यहाँ पे अगर T1 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये हो जाएगा 2d, और अंडर रूट T1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में T1 है वो, तो वह एक कैंसिल हो जाएगा, ये T1 बच जाएगा, तो T1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको तो ऊपर में आ जाएगा अंडर रूट T2 माइनस अंडर रूट T1 डिवाइडेड बाय, नीचे जो T2 माइनस T1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं T2 अंडर रूट स्क्वायर माइनस T1 अंडर रूट स्क्वायर, राइट हैंड साइड में गामा r बाय m, और यहाँ पे अगर 273 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इस तरह से √273, और मल्टीप्लाई कर देंगे t डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर देंगे इसको फिर 273 अंडर रूट, तो 273 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो सेम रहेगा ये टर्म। तो देयरफॉर ये जो यहाँ पे है ये बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी ऊपर में भी है और नीचे में भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा 2d बाई ए प्लस बी, मतलब रूट T2 माइनस रूट T1, सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वाला कैंसिल हुआ है तो प्लस वाला बच जाएगा। और राइट हैंड साइड वाला ये जो टर्म है दिस इज़ गामा r इंटू 273 बाई एम, ये क्या है 273 केल्विन पे साउंड का स्पीड हो जाएगा, दैट इज़ v। यहाँ पे ये v दिया हुआ है तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे v लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाई क्या है t डिवाइडेड बाई 273 अंडर रूट, देयरफॉर t का जो वैल्यू आ जाएगा, देयरफॉर t विल बी इक्वल टू 2d बाई v, इसको v को इधर ले आएंगे 2d बाई v इंटू 273 अंडर रूट डिवाइडेड बाई T2 अंडर रूट प्लस T2 अंडर रूट प्लस T1 अंडर रूट, ये आ गया टाइम का वैल्यू। सो दिस इज़ द टाइम टेकन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर T1 T2 का वैल्यू ये सब यूज़ करें, D का वैल्यू V का वैल्यू, तो टाइम कितना लगेगा। सो देयरफॉर T विल बी इक्वल टू 2 इंटू डी, सो 2 इंटू डी कितना है 33 है, V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 330 और मल्टीप्लाइड बाय 273 अंडर रूट डिवाइडेड बाय T2 कितना है, T2 दिया हुआ है 310 अंडर रूट, 310 अंडर रूट प्लस T1 दिया हुआ है 280 अंडर रूट, तो इसका वैल्यू जो है 96 मिली सेकेंड आ जाएगा। सो दिस इज़ द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम this boundary to this boundary. Find the change in the volume of 1 liter kerosene when it is subjected to an extra pressure of 2 into 10 to the power 5 Newton per meter square from the following data.
density of kerosene equal to 800 kg per meter cube and speed of sound in kerosene equal to 1330 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमें पता है कि साउंड की जो स्पीड होती है दैट इज़ गिवन बाय b अपॉन रो अंडर रूट। तो अब b का वैल्यू जो होता है इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा p, द प्रेशर अप्लाइड, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड, डिवाइडेड बाय डेल्टा v बाय v, और ये 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय रो अंडर रूट। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें देयरफॉर v स्क्वायर विल बी v स्क्वायर इंटू रो इंटू डेल्टा v बाय v, ये हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा p, एंड देयरफॉर डेल्टा v ये क्या हो जाएगा डेल्टा p इंटू v डिवाइडेड बाय रो इंटू v स्क्वायर। सो अब देयरफॉर डेल्टा v विल बी इक्वल टू जो डेटा दिया हुआ है दैट इज़ एक्स्ट्रा प्रेशर कितना अप्लाई किया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, सो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इज़ 1 लीटर, सो 1 लीटर मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी इज़ 800 kg per meter cube multiplied by v square is 1330 स्क्वायर। सो ये डेल्टा v का वैल्यू आ जाएगा 0.14 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। Calculate the bulk modulus of air from the following data about a sound wave of a wavelength 35 centimeter traveling in air. The pressure at a point varies between 1.0 into 10 to the power 5 plus minus 14 Pascal, and the particles of the air vibrate in simple harmonic motion of amplitude 5.5 into 10 to the power -6 मीटर। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है साउंड वेव ट्रैवलिंग का प्रॉपर्टीज़। तो हमें पता है P नॉट इज़ इक्वल टू बी के एस नॉट होता है, जहाँ पे कि P नॉट इज प्रेशर एम्पलीट्यूड, एस नॉट इज पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है एस नॉट, और B इज बल्क मॉड्यूलस, K इज़ वेव नंबर। देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं B इक्वल टू P नॉट डिवाइडेड बाई के एस नॉट, और K इज़ वेव नंबर दैट इज़ 2 पाई बाई लेमडा, सो 2 पाई लेमडा बाई 2 पाई हो जाएगा ये इंटू P नॉट बाई एस नॉट। अब लेमडा का वैल्यू रख देंगे 0.35 मीटर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू P नॉट दिया हुआ है, प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितना है प्लस माइनस 14 है यहाँ पे, तो ये 14 हो जाएगा 14 पास्कल एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर, और एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। A source of sound operates at 2 kilohertz, 20 watt, emitting sound uniformly in all directions. The speed of sound in air is 340 meter per second and the density of air is 1.2 kg per meter cube. What is the intensity at a distance of 6 meter from the source? What will be the pressure amplitude at this point? What will be the displacement amplitude at this point? तो पार्ट ए में इंटेंसिटी पूछ रहा है, इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं पहले। तो एक पॉइंट सोर्स है, ये 20 वाट का पावर एमिट कर रहा है, 20 वाट, और यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस एमिट कर रहा है ये। तो 6 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरह का स्फीयर ले लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस, इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस। तो जो भी पावर यहाँ से एमिट हो रहा है वो सारा का सारा पावर इस सरफेस को क्रॉस करेगा, ये हर एक इस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा।
तो इसका जो ये जो इमेजिनरी सरफेस है, इस सरफेस पे के हर एक पॉइंट पे सेम पावर होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चारों तरफ पावर रेडिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आई होगी, दैट विल बी इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू टोटल पावर थ्रू द सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया। तो टोटल पावर हमें पता है ये 20 वाट रेडिएट कर रहा है, 20 वाट डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है 6 है, सो 4 पाई इंटू 6 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाए 44 मिली वाट। So this is the intensity of sound at this point. पार्ट बी में हमसे पूछा गया प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड फाइंड करना हमें, तो हमें पता है कि इंटेंसिटी आई जो होता है दैट इज हाफ इंटू ओमेगा इंटू पी नॉट एस नॉट होता है, दिस इज द इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ इंटू ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई एफ, और पी नॉट और एस नॉट के बदले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट डिवाइडेड बाय बी इंटू के। सो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई एफ इंटू पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू हो जाएगा रो इंटू वी स्क्वायर। बेसिकली साउंड का जो वेव स्पीड है दैट इज़ बी डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू रो वी स्क्वायर। तो रो वी स्क्वायर हो गया ये, और इंटू के को हम लोग लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ पे एक एफ लैम्डा और वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे हम पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो इंटू वी, 2 इंटू रो इंटू वी, एंड देयरफॉर पी नॉट जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू आई इंटू 2i रो वी अंडर रूट। देयरफॉर पी नॉट यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे, तो 2 इंटू आई का वैल्यू है 44 इंटू 10⁻³ multiplied by rho is 1.2 multiplied by speed of sound that is 340, और whole thing is under root। तो इसका जो वैल्यू है that will be 6 पास्कल। सो ये 6 पास्कल आ गया। अब पार्ट सी में पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है पार्ट सी में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एस नॉट इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट डिवाइडेड बाय बी के। तो ये पी नॉट का वैल्यू हमने फाइंड किया अभी 6 डिवाइडेड बाय बी के इज रो इंटू वी स्क्वायर इंटू के इज 2 पाई बाय लैम्डा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी लैम्डा का वैल्यू नहीं दिया है, ये यहाँ पे v डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो v डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एफ इन 2 पाई इंटू एफ इंटू रो वी। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 2000 इंटू रो इज़ 1.2 इंटू वी इज़ 340। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। So this is the displacement amplitude of the particles. The intensity of sound from a point source is 1 into 10⁻⁻8 watt per meter square at a distance of 5 meter from the source. What will be the intensity at a distance of 25 meter from the source? तो intensity find करनी है 25 meter from the source
और 5 मीटर पे दिया हुआ है। तो अगर एक पॉइंट सोर्स है तो ये अपने चारों तरफ एमिट करता है पावर होमोजीनियसली, मतलब यूनिफॉर्मली चारों तरफ एमिट कर रहा है, तो हर एक डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एट 5 मीटर डिस्टेंस अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे इंटेंसिटी दी हुआ है 1 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इस तरह का एक स्फेरिकल सरफेस लें हम, तो इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम होगी। और इससे मान लेते हैं यहाँ पे पावर P एमिट हो रहा है इससे, तो इंटेंसिटी I विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस सरफेस। तो ये हो जाएगा 4 पाई × 5 स्क्वायर। और हमें फाइंड करना है 25 मीटर पे, तो मान लेते हैं ये पॉइंट 25 मीटर डिस्टेंस पे है। सो 25 मीटर, तो इसके थ्रू अगर सेम हम एक स्फेरिकल सरफेस लें तो इस सरफेस से भी सेम पावर रेडिएट होगा, क्योंकि ये पावर यहाँ से यहाँ पे इस सरफेस को जितना पावर क्रॉस कर रहा है, इस सरफेस को भी सेम अमाउंट ऑफ पावर क्रॉस करेगा। सो दिस विल बी I dash will be equal to P divided by 4 pi into 25 square. Therefore I dash divided by I, ये क्या हो जाएगा, I dash divided by I, ये 5 square divided by 25 square हो जाएगा, and therefore I dash will be equal to ये 5/25 1/5, so 1/25, दैट मीन्स I बाई 25 हो जाएगा। सो I का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 25। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 × 10⁻10 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 25 meter. The sound level at a point 5 meter away from a point source is 40 dB. What will be the level at a point 50 meter away from the source? तो एक सोर्स दिया हुआ है, पॉइंट सोर्स, और यहाँ से हर एक डायरेक्शन में सिमेट्रिकली ये साउंड वेव एमिट हो रहा है। तो यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस पे अगर इंटेंसिटी I1 है तो 50 मीटर डिस्टेंस पे I2 है। तो हम जानते हैं कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, एंड देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं I2 डिवाइडेड बाय I1 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, एंड देयरफॉर I2 विल बी इक्वल टू R1 बाय R2 स्क्वायर इंटू I1। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 50, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 50। सो I2 इक्वल टू 5/50 स्क्वायर इंटू I1, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय 100। देयरफॉर साउंड लेवल इन dB ये क्या होता है, दैट इज 10 टाइम्स लॉग ऑफ I2 डिवाइडेड बाय I0 हो जाएगा। साउंड लेवल एट दिस पॉइंट विल बी 10 टाइम्स लॉग I2 बाय I0। तो इससे हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स लॉग ऑफ I2 के बदले क्या लिखेंगे, I1 बाय 100 लिख सकते हैं। तो I1 डिवाइडेड बाय 100 I0 हो जाएगा ये। और इसे हम लिख सकते हैं 10 लॉग I1 बाय 100 I1 बाय I0 माइनस हो जाएगा लॉग 100, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 100 है तो इसको लिखेंगे लॉग 100, और ये 10 टाइम्स दोनों का, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स लॉग I1 बाय I0। ये दिस इज एक्चुअली 40 dB, ये दिया हुआ है 40 dB के इक्वल, और माइनस 10 इंटू लॉग 100, लॉग 100 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 dB माइनस हो जाएगा 40 dB में से 20 dB माइनस हो जाएगा, ये 20 dB इसका आंसर हो जाएगा। 20 dB इज द साउंड लेवल। साउंड विथ इंटेंसिटी लार्जर देन
120 dB appears painful to a person. A small speaker delivers 2 watt of audio output. How close can a person how close can a person get to the speaker without hurting his ears? तो यहाँ पे 120 dB से ज़्यादा अगर साउंड लेवल हो तो ये हर्ट कर रहा है, मतलब बीटा इज गिवन एज 10 टाइम्स log I divided by I naught. बीटा इज द साउंड लेवल इन dB. सो यहाँ पे बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 120 मैक्सिमम वैल्यू. सो 120 dB इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट का वैल्यू होता है 10 to the power -12. दैट इज रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ द साउंड लेवल. सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 120 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू log I divided by 10 to the power -12, and therefore I will be equal to 10 to the power 12 multiplied by 10 to the power -12, which is equal to 1. तो I नॉट I का वैल्यू, इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया 1 वाट पर मीटर स्क्वायर. तो अब ये पॉइंट सोर्स मान सकते हैं इसको, बिकॉज ये स्मॉल स्पीकर है तो इसको एक पॉइंट सोर्स की तरह मान सकते हैं. और ये इससे 2 वाट का पावर एमिट हो रहा है, 2 वाट पावर का साउंड एमिट हो रहा है चारों तरफ. तो मान लेते हैं इससे आर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी है दैट बिकम्स 120 dB. ये आर डिस्टेंस पे 1 वाट पर मीटर स्क्वायर का इंटेंसिटी हो जाता है. सो हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू P द पावर एमिटेड डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर. एंड देयरफॉर यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे. I इज़ 1 इक्वल टू P इज़ 2 वाट डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर आर का वैल्यू आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट, और ये आ जाएगा 0.4 मीटर और 40 सेंटीमीटर. सो दिस इज द क्लोजेस्ट अ पर्सन कैन गो. द नॉइज लेवल in a classroom in absence of the teacher is 50 dB when 50 students are present. Assuming that on average each student outputs same sound energy per second, what will be the noise level if the number of students is increased to 100? तो मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी for one student equal to I. Therefore dB जो होगा in first case 50 students बीटा 1 मान लेते हैं. So that will be equal to 10 times log of, यहाँ पे 1 स्टूडेंट की इंटेंसिटी I है तो 50 स्टूडेंट्स की इंटेंसिटी 50I हो जाएगी. So 50I डिवाइडेड बाय I नॉट. And beta 2 will be equal to for 100 स्टूडेंट्स अब हो जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 log 100I डिवाइडेड बाय I नॉट. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टाइम्स log 2 प्लस log 50I डिवाइडेड बाय I नॉट. ये 100 को हमने लिख दिया 2 × 50I, तो ये हो गया log 2 प्लस log 50I डिवाइडेड बाय I नॉट, और ये ब्रैकेट में. तो ये हो जाएगा 10 log 2 प्लस 10 log 50I डिवाइडेड बाय I नॉट. तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3 dB, और जो सेकंड टर्म है दिस इज़ 50 dB. ये क्या था, 50 dB के इक्वल था. सो ये हो जाएगा 50 dB, एंड देयरफॉर बीटा 2 विल बी इक्वल टू 53 dB in for 100 students. In Quink's experiment, the sound detected is changed from a maximum to a minimum
when the sliding tube is moved through a distance of 2.5 centimeter. Find the frequency of sound if the speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड. तो क्विंक्स ट्यूब जो होता है वो इस तरह का एपरेटस है. एक जो साइड है इसका फिक्स रहता है, यहाँ से साउंड एंटर करेगा और यहाँ से साउंड एग्जिट करेगा. और दूसरा जो एंड होता है दैट इज़ स्लाइडिंग, दैट कैन बी स्लाइडेड. सो इस तरह से स्लाइडिंग एंड ये है, ये इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं ये दूसरे वाले को. तो अगर यहाँ से साउंड एंटर कर रहा है और यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन दिस लेंथ और दिस लेंथ, दोनों में कुछ पाथ डिफरेंस होगा. ये पाथ और ये पाथ दोनों में कुछ पाथ डिफरेंस होगा. और अगर इस ट्यूब को हम स्लाइड करेंगे तो ये जो पाथ है इसका लेंथ चेंज होगा और देयरफॉर पाथ डिफरेंस भी चेंज होगा. तो इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर इसको 2.5 से मूव करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर से मूव करते हैं, तो मैक्सिमा से मिनिमा हो जाता है. तो हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा. लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए. और फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा बाई 2. तो अगर ये मैक्सिमा से मिनिमा चेंज कर रहा है, इसका मतलब जो पाथ का चेंज हुआ है दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2. मैक्सिमा था अब मिनिमा हो गया, तो पाथ डिफरेंस जो चेंज हो रहा है दैट इज़ लैम्डा बाई 2. सो यहाँ से हम ले सकते हैं लैम्डा बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे अगर 2.5 सेंटीमीटर से इसको मूव किया तो ये जो इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर ऊपर वाले सेक्शन में घटी है और नीचे वाला सेक्शन भी 2.5 सेंटीमीटर से डिक्रीज हुआ है. तो टोटल जो इसका पाथ है ये कितना चेंज हुआ है, 5 सेंटीमीटर. सो 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो जो साउंड है उसका जो लैम्डा है वेवलेंथ दैट इज़ 10 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन लैम्डा. सो स्पीड दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दैट इज़ 0.1. सो ये हो जाएगा 3400 हर्ट्ज और इसको हम लोग 3.4 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं. इन क्विंक्स एक्सपेरिमेंट the sound intensity has minimum value I at a particular position. As the sliding tube is pulled out by a distance of 16.5 millimeter, the intensity increases to a maximum of 9I. Take the speed of sound in air to be 330 meter per second. Find the frequency of the sound source. Find the ratio of the amplitudes of the two waves arriving at the detector, assuming that it does not change much between the position of minimum intensity and maximum intensity. तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम चेंज हो रहा है. सो मिनिमम टू मैक्सिमम चेंज होने में पाथ डिफरेंस चेंजेस बाय लैम्डा बाय 2. एंड दैट मीन्स जो पाइप का लेंथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ 16.2 mm का शिफ्टिंग है, दैट मीन्स 2 टाइम्स 16.5 मिलीमीटर का चेंज हो जाएगा लेंथ ऑफ द पाइप एंड देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू 66 मिलीमीटर. तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. So speed of sound दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा 66 मिलीमीटर. दैट कैन बी रिटन एज 66 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 3. दैट मीन्स 5 किलो हर्ट्ज. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. पार्ट बी में पूछ रहा है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स. तो ये पार्ट ए था और पार्ट बी में रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स फाइंड करना है. तो यहाँ पे
इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका रेशियो दिया हुआ है आई एंड 9 आई, आई और 9 आई दिया हुआ है, तो उसका रेशियो हो जाएगा मैक्सिमम का 9 आई डिवाइडेड बाय आई विल बी इक्वल टू आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम। और आई मैक्स जो हो जाएगा दैट कैन बी रिटन एज, ये कब होगा जब ये दोनों ऐड होता है, A1 प्लस A2 दोनों का एम्पलीट्यूड जब ऐड हो जाएगा, दैट इज फेज डिफरेंस 0 डिग्री, तो उस समय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 हो जाएगा एंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई मिनिमम कब होगा जब दोनों सब्ट्रैक्ट कर देगा, दोनों का फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा, सो इसका स्क्वायर। एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, इसका रूट लेंगे अगर दोनों साइड तो ये हो जाएगा 3 अंडर 9 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 9 अंडर रूट दैट इज 3। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1 प्लस A2 विल बी इक्वल टू 3A1 माइनस 3A2, देयरफॉर 4A2 विल बी इक्वल टू 2A1 and therefore A1 by A2 will be equal to 4 by 2, that is 2 by 1. So therefore ratio क्या आ जाएगा 2:1, 2:1 का रेशियो आ जाएगा between A1 and A2. A source of sound S and detector D are placed at some distance from one another. A big cardboard is placed near the detector and perpendicular to the line SD as shown in figure. It is gradually moved away and it is found that the intensity changes from maximum to a minimum as the board is moved through a distance of 20 centimeter. Find the frequency of the sound emitted. Velocity of sound in air is 336 meter per second. तो इसमें दिया गया है कि अगर कार्डबोर्ड को मूव करते हैं, ये सोर्स यहाँ पे फिक्स्ड है और डिटेक्टर भी फिक्स्ड है, तो कार्डबोर्ड को अगर मूव करते हैं देन यहाँ पे मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी होती है। सो यहाँ पे दो पाथ होंगी वेव के, एक तो ये डायरेक्ट पाथ यहाँ से यहाँ तक और दूसरा एक इधर से वापस रिफ्लेक्ट होके ये आएगी, ये दो पाथ हैं। तो ये पाथ बेसिकली चेंज हो रहा है, ये सेकंड वाला जो पाथ है लॉन्गर वन, दिस इज चेंज्ड व्हेन दिस कार्डबोर्ड इज मूव्ड। तो मैक्सिमा टू मिनिमा होने में चेंज कितना होगा दैट इज λ/2। अगर λ/2 पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस चेंजेस बाय λ/2 देन the intensity changes from maximum to minimum and that is equal to 2 times 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर से इधर मूव हो रहा है तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, जो पाथ चेंज है ये 20 सेंटीमीटर फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ 20 सेंटीमीटर, सो 2 times 20 सेंटीमीटर एंड देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। और इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, speed divided by wavelength, so 336 divided by 0.8 and this comes out to be 420 hertz, so इतना frequency होगा sound wave का। A source S and a detector D are placed at a distance D apart. A big cardboard is placed at a distance √2d from the source and the detector as shown in figure. The source emits a wave of wavelength d/2 which is received by the detector after reflection from the cardboard. It is found to be in phase with the direct wave received from the source. By what minimum distance should the cardboard be shifted away so that reflected wave becomes out of phase with the direct wave. इनिशियली ये जो सिग्नल है एस से डी डायरेक्टली जो सिग्नल आ रहा है और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रहा है ये दोनों इन फेज है। सो पहले पाथ डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो
ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी d/2 और यहाँ से ये डिस्टेंस दिया हुआ है √2d। तो ये वाला जो पाथ लेंथ हो जाएगा डेल्टा x path difference will be equal to this path length minus this path length। तो इस पाथ का लेंथ हो जाएगा d/2 प्लस √2d स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2, ये वाला पाथ का लेंथ हो जाएगा S2D रिफ्लेक्टेड पाथ वाला, और माइनस d कर देंगे तो ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस। सो यहाँ पे d²/4 हो जाएगा प्लस 2d² आ जाएगा, दैट मीन्स d²/4 प्लस 2d², सो 9/4 अंडर रूट, सो 3/2d मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस d, तो ये हो जाएगा 2d। सो दिस इज़ द इनिशियल पाथ डिफरेंस। अब अगर इसको x से शिफ्ट कर दिया इधर, अगर x से शिफ्ट कर दिए हैं कार्डबोर्ड को, तो ये जो रिफ्लेक्टेड पाथ लेंथ है ये इंक्रीज हो जाएगा। सो इस केस में डेल्टा x डैश मिनिमम कितना मूव करेंगे कि ये आउट ऑफ फेज होगा, तो बेसिकली ये जो पाथ डिफरेंस आना चाहिए, पहले 2D था, तो 2D प्लस λ/4 आना चाहिए। सो डेल्टा x should be equal to डेल्टा x डैश should be equal to d/2 स्क्वायर प्लस √2d प्लस ये x से जो शिफ्ट किया है x का होल स्क्वायर और अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2, और डायरेक्ट पाथ का डिस्टेंस है d, तो दिस डिफरेंस ऑफ दिस टू शुड बी इक्वल टू नाउ 2d द इनिशियल पाथ डिफरेंस प्लस λ/2। ये एडिशनल पाथ डिफरेंस होना चाहिए फॉर शिफ्टिंग आउट ऑफ फेज के लिए। तो दैट इम्प्लाइज दैट d/2 ये d² डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा प्लस √2, यहाँ पे d कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस x/d स्क्वायर इंटू d² अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस और ये हो जाएगा इक्वल टू d प्लस 2d 3d प्लस λ/2 जो है यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है d/2, दैट इज λ इक्वल टू d/2, देयरफॉर λ/2 कितना हो जाएगा d/4। सो यहाँ पे λ/2 के बदले d/4 लिख सकते हैं, एंड दैट विल बिकम 13 डिवाइडेड बाय 4d। सो अब अगर d² यहाँ से और यहाँ से d दोनों कैंसिल कर देंगे, सो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √2 प्लस x/d स्क्वायर, और इसको 2 से इधर डिवाइड कर देंगे राइट हैंड से ले जाके, तो ये हो जाएगा 13/8 और d कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड से। सो और अगर इसका अंडर रूट हटा देंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट √2 प्लस x/d का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 स्क्वायर दैट इज 169 डिवाइडेड बाय 64 और माइनस 1/4, और ये हो जाएगा 155 डिवाइडेड बाय 64 और देयरफॉर x विल बी इक्वल टू d मल्टीप्लाइड बाय 155 डिवाइडेड बाय 64 और 1 अंडर रूट माइनस √2, और इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.13d। सो दिस इज द distance by which it should be moved
to make the signals out of phase. Two sources of sound S1 and S2 emitting waves of equal wavelength 20 centimeter are placed with a separation of 20 centimeter between them. A detector can be moved on the line parallel to S1, S2 and at a distance of 20 centimeter from it. Initially, the detector is equidistant from the both sources. Assuming that the waves transmitted by the sources are in phase, find the minimum distance through which the detector should be shifted to detect a minimum of sound. तो यहाँ पे दो डिटेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं एक डिटेक्टर ये S1 है और दूसरा S2 डिटेक्टर यहाँ पे है S2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके पैरेलल एक लाइन है S1 और S2 लाइन के पैरेलल एक लाइन है ये, जहाँ पे कि एक डिटेक्टर रखा हुआ है D। सो ये इनिशियली इक्विडिस्टेंस है, S1 और S2 से दोनों से इक्विडिस्टेंट है इनिशियली। अब पूछ रहा है कि अगर मिनिमम इसको कितना डिस्टेंस से मूव करें, दिस डिटेक्टर कैन मूव पैरेलल टू दिस S1 S2, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर सकता है। तो मान लेते हैं कि x1 डिस्टेंस से ये मूव करता है एंड इस पॉइंट पे ये मिनिमम ऑफ साउंड ये डिटेक्ट कर रहा है। तो ये जो पाथ होगा और ये पाथ, दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, सो मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू S1P माइनस S2P, ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू λ/2 फॉर मिनिमम साउंड। सो दिस शुड बी इक्वल टू λ/2 एंड इक्वल टू S1P, और S2P का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम, तो ये डिस्टेंस क्या है, x है यहाँ से यहाँ, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। तो ये 10 प्लस x, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x का स्क्वायर, S1P हो जाएगा 10 प्लस x का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये है 20 स्क्वायर अंडर रूट S1P माइनस S2P क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है ये 10 माइनस x, सो 10 माइनस x का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और λ/2 का वैल्यू लैम्डा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सो दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 10 प्लस x का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस इसका अंडर रूट माइनस 10 माइनस x का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये इक्वेशन आ जाएगा x के टर्म में, और इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 12.58 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ से D से मिनिमम डिस्टेंस मूव कराएंगे इसको, सो दैट यहाँ पे एक मिनिमा मिलेगा हमें। Two speakers S1 and S2 driven by the same amplifier are placed at y equal to 1 meter and y equal to minus 1 meter. The speakers vibrate in phase at 600 Hz. A man stands at a point on the x-axis at a very large distance from the origin and starts moving parallel to the y-axis. The speed of sound in air is 330 meter per second. At what angle theta will the intensity of the sound drop to minimum for the first time? At what angle will he hear a maximum of sound intensity for the first time? If he continues to walk along the line, how many more maxima can he hear? तो S1 प्लस 1 मीटर पे है और S2 प्लस माइनस 1 मीटर पे है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं इसको D, दैट इज़ इक्वल टू 2 मीटर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर आ गया, और ये जो है काफ़ी लार्ज डिस्टेंस है, दैट मीन्स
कंपैरेटिवली लार्ज डिस्टेंस है कि इसके कंपैरिजन में, वेवलेंथ के कंपैरिजन में लार्ज डिस्टेंस है। सो सबसे पहले वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। लैम्डा विल बी इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड है 330 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज 600, तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 20 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन S1 एंड S2, इसको हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में ले सकते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 20, दैट इज 40 बाय 11। तो ये आ जाएगा 3.3, ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.3 लैम्डा। 3.3 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा ये डी इक्वल टू 3.3 लैम्डा। मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज मोर देन 3 लैम्डा बट लेस देन 4 लैम्डा। इसका हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, दैट मीन्स कंपैरिजन टू द वेवलेंथ, ये जो डिस्टेंस है काफ़ी लार्ज है। तो अब मान लेते हैं ये पॉइंट जो है P डैश है, तो इस पॉइंट पे जो वेव आएगी यहाँ से साउंड वेव, और जो S2 से आएगी, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो दिस इज द पाथ फ्रॉम S1 एंड दिस इज द पाथ फ्रॉम S2। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x जो है ये आ जाएगा S1 P डैश माइनस S2 P डैश। और इसे किस तरह से फाइंड करेंगे, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम, तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो डेल्टा एक्स को हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं, ये अगर डी है तो ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू डी टाइम्स साइन थीटा। डी साइन थीटा, ये डी है तो इसका साइन थीटा डेल्टा एक्स हो जाएगा। एंड फॉर मिनिमा, और इसको हम लोग डी साइन थीटा को डी थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा फॉर स्मॉल एंगल थीटा। एंड देयरफॉर फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स should be equal to 2n plus 1 times lambda by 2. That means d theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2, or therefore theta will be equal to lambda by 2d. ये for first minima, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें, ए पार्ट में हमें पूछा है ड्रॉप टू मिनिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 1। सो यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d हो जाएगा। ये बेसिकली पार्ट ए का सॉल्यूशन है, पार्ट ए का। तो फर्स्ट मिनिमा हम फाइंड कर रहे हैं किस एंगल पे होगा। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे, लैम्डा का वैल्यू कितना है 11/20 डिवाइडेड बाय 2, और d का वैल्यू है 2। सो ये हो जाएगा 11/80 रेडियन, और ये हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 7.9 डिग्री। इन रेडियन 11.80 डिवाइड, और इन डिग्री 7.9 डिग्री। पार्ट बी में पूछ रहा है एट व्हाट एंगल विल हियर मैक्सिमम ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये मैक्सिमा चाहिए मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पार्ट बी में यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया है
डी इंटू थीटा, जो पाथ डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू डी इंटू थीटा, और दैट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स लेमडा, n टाइम्स लेमडा, दिस इज फॉर मैक्सिमा, for maxima. Therefore, d theta will be equal to lambda for first maxima n equal to 1. For first one n equal to 1 हो जाएगा, और therefore थीटा, यहाँ पे थीटा डैश बोल देते हैं बिकॉज इट विल बी, हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा यूज़ किया है तो ये थीटा डैश बोल देते हैं. So theta dash will be equal to lambda divided by d, and that will be equal to lambda is 11 by 20 divided by 2. So ये हो जाएगा 11 by 40 रेडियन, और that will be approximately 16 डिग्री. So 16 डिग्री पे हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, 7.9 डिग्री पे फर्स्ट मिनिमा मिलेगा. अब पार्ट सी में बोल रहा है कि इफ़ ही कंटिन्यूज टू वॉक अलोंग द लाइन, हाउ मेनी मोर मैक्सिमा कैन ही हियर. तो पार्ट सी देख लेते हैं. तो यहाँ पे सोर्स S2 है और यहाँ पे सोर्स S1 है. अब दोनों के बीच में हम लोगों ने देखा था कि लेस देन 4 लैम्डा है और मोर देन 3 लैम्डा का पाथ ये डिस्टेंस है. तो अगर इस डायरेक्शन में हम देखें तो इस डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी मोर देन 3 लैम्डा बट लेस देन 4 लैम्डा. और ये जो पॉइंट है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कोई भी पॉइंट लेते हैं हम, तो यहाँ पे मैक्सिमा होगा. और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 16 डिग्री पे फर्स्ट मैक्सिमा वापस हो रहा है. तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो पाथ डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है दैट इज़ 0 लैम्डा, यहाँ पे 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, और इस डायरेक्शन में 3.3 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है. इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं एंगल को, वैसे पाथ डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे 0 लैम्डा से स्टार्ट किया, 0 लैम्डा, और यहाँ पे कहीं पे 2 लैम्डा होगा इस तरह से, यहाँ पे कहीं पे 3 लैम्डा होगा, और फिर 3.3 लैम्डा इस डायरेक्शन में. तो यहाँ से अगर हम कंटिन्यू करेंगे वॉकिंग तो एक मैक्सिमा यहाँ पे मिलेगा और दूसरा मैक्सिमा यहाँ पे मिलेगा, और फिर आगे और कोई मैक्सिमा नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि इसके आगे और पाथ डिफरेंस इंक्रीज नहीं कर रहा है. तो ये 2 मैक्सिमा और मिल सकता है हमें. एक मैक्सिमा तो हमें यहाँ मिल ही चुका था, इसके आगे 2 और मैक्सिमा मिल सकता है. सो इसका आंसर हो जाएगा 2 मैक्सिमा. 3 sources of sound S1, S2 and S3 of equal intensity are placed in a straight line with S1, S2 equal to S2, S3. At a point P far away from the sources, the wave coming from S2 is 120 degree ahead in phase of that from S1. Also, the wave coming from S2 is 120 degree ahead of that from S2. What would be the resultant and intensity of the sound at P? तो यहाँ पे 3 सोर्सेस दिए हुए हैं, S1, S2, S3, और एट पॉइंट P जो सिग्नल आ रहा है फ्रॉम S1, S2, S3, तीनों में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस दिया हुआ है. S3 is ahead in phase compared to S2, और S2 का जो फेज है वो 120 डिग्री अहेड है S1 से. मतलब तीनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज़ 120 डिग्री. और यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल इंटेंसिटी का मतलब हो गया सेम एम्पलीट्यूड. सो इक्वल इंटेंसिटी का मतलब हो गया सेम एम्पलीट्यूड. मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड A है तीनों का.
सो वेक्टर मेथड से अगर हम ऐड करें तीनों को तो ये एक सिग्नल हो गया, मतलब एक वेव हो गया इस तरह से ए एम्पलीट्यूड का, दूसरा 120 डिग्री के एंगल पे ये इस तरह से हो गया 120 डिग्री का एंगल, इसका भी एम्पलीट्यूड, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ ए, और जो थर्ड वेव है उसका भी मैग्नीट्यूड ए है और ये 120 डिग्री के एंगल पे है विथ सेकेंड सोर्स, तो ये एंगल भी 120 डिग्री हो जाएगा। अब तीनों के बीच 120 डिग्री का एंगल है तो तीनों बेसिकली एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो सो दिस इज़ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। Two coherent narrow slits emitting sound of wavelength lambda in the same phase are placed parallel to each other at a small separation of 2 lambda. The sound is detected by moving a detector on the screen sigma at a distance d much greater than lambda from the slit S1 as shown in figure. Find the distance x such that the intensity at P is equal to the intensity at O. तो इंटेंसिटी एट P और इंटेंसिटी ऑफ एट O शुड बी इक्वल। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एट O क्या होगा। तो S1 और S2 के बीच का जो फेज डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा। तो यहाँ पे जो वेव आएगा दोनों से S1 और S2 से, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा एट O। डेल्टा x द पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा एंड देयरफॉर डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। तो देर विल बी नो फेज डिफरेंस एंड देयरफॉर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा होगा। तो अब नेक्स्ट अगर इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे है तो यहाँ पे भी मैक्सिमा ही होना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी दोनों का सेम होने के लिए यहाँ पे मैक्सिमा है तो यहाँ पे भी मैक्सिमा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमा होने का कंडीशन क्या है ये फाइंड कर लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे भी सेम, मतलब फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पाथ डिफरेंस कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो पाथ डिफरेंस पॉसिबल है दैट इज़ लैम्डा। तो हमें ऐसा पॉइंट P फाइंड करना पड़ेगा जहाँ पे कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो मान लेते हैं ये S1 है और ये S2 है और यहाँ पे पॉइंट P है, इस तरह से ये पॉइंट P है। तो ये सेंटर पॉइंट है S1 और S2 का। यहाँ से अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ये बेसिकली ये थीटा हमें फाइंड करना है। तो ये इसका पाथ लेंथ हो जाएगा, S1 का पाथ लेंथ ये हो जाएगा और S2 का पाथ लेंथ ये हो जाएगा। अब दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी पाथ डिफरेंस बिटवीन द साउंड फ्रॉम हियर टू, यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक हमें दिया हुआ है 2 लैम्डा, तो ये लैम्डा के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल थीटा है। तो इस केस में यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। सो दैट लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 यहाँ पे लैम्डा का पाथ डिफरेंस आएगा
and therefore phase difference will be 0 or therefore maxima will be there. तो ये लैम्डा बाय 2 आ गया, तो हम लिख सकते हैं therefore लैम्डा कॉस थीटा, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो लैम्डा कोसाइन थीटा शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 एंड देयरफॉर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एंड देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, तो इस एंगल पे देयर विल बी नेक्स्ट मैक्सिमा, एंड देयरफॉर ये जो डिस्टेंस x है, देयरफॉर x विल बी व्हाट, x विल बी d टाइम्स tan 60 डिग्री एंड दैट इज √3 टाइम्स d। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा पॉइंट P का फ्रॉम O। Figure shows a source of sound moving along the x-axis at a speed of 22 meter per second, continuously emitting a sound of frequency 2 kilohertz, which travels in air at a speed of 330 meter per second. A listener Q stands on the line on the y-axis at a distance of 330 meter from the origin. At t equal to 0, the source crosses the point, the origin P. When does the sound emitted from the source at P reach the listener at Q? So when does the sound emitted हमें find करना है. What will be the frequency? What will be the frequency heard by the listener at this instant? Where will the source be at this instant? Okay, so बेसिकली ये साउंड का सोर्स जो है ये मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड इन दिस डायरेक्शन दिस इज वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब सोर्स यहाँ पे होता है तो उस समय टी इक्वल टू ज़ीरो सोर्स यहाँ पे होता है, उस समय जो साउंड एमिट किया गया है वो क्यू को कब सुनाई पड़ेगा। व्हेन डज द साउंड एमिटेड फ्रॉम सोर्स पी रीच लिसनर क्यू। तो ये पार्ट ए में यहाँ से जो साउंड एमिट किया उसको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सो टी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 330 मीटर और स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकंड, 330। तो ये हो जाएगा 1 सेकंड। सो 1 सेकंड का टाइम लगेगा साउंड को फ्रॉम P टू Q आने में। अब इतना टाइम में जो सोर्स है वो भी इधर मूव कर रहा है, साउंड इधर मूव कर रहा है और सोर्स इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ से 1 सेकंड का टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। उस टाइम पे ये सोर्स कहाँ पे होगा। अच्छा, ये पार्ट सी में है और पार्ट बी में पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है सोर्स का, यहाँ पे क्यू तो स्टेशनरी है लिसनर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है ये मूव कर रहा है, लेकिन इसका अप्रोच वेलोसिटी और या फिर रिसीडिंग वेलोसिटी दोनों 0 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अलोंग दिस लाइन देयर इज़ नो स्पीड। सो कंपोनेंट ऑफ वी एस इक्वल टू 0 अलोंग पी क्यू के अलोंग 0 है उसका कंपोनेंट, देयरफॉर न्यू डैश विल बी इक्वल टू न्यू, और ये कितना है 2 किलो हर्ट्ज है। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी। और पार्ट सी में पूछ रहा है कि इस टाइम पे जब ये सुनाई पड़ रहा है लिसनर को इसकी आवाज़, उस समय पे सोर्स कहाँ पे होगा। तो डी विल बी इक्वल टू, ये मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस पे है, तो डी विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक्स यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये है 22 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो जाएगा 22 मीटर। सो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 मीटर, वहाँ पे सोर्स होगा। A small source of sound S of frequency 500 Hz is attached to the end of a light string, is whirled in a vertical circle of radius 1.6 meter.
The string just remains tight when the source is at the highest point. An observer is located in the same vertical plane at a large distance and the same height as the center of the circle. The speed of sound in air equal to 330 meter per second and g equal to 10 meter per second. Find the maximum frequency heard by the observer. An observer is situated at a large distance vertically above the center of the circle. Find the frequencies heard by the observer corresponding to the sound emitted by the source when it is at the same height as the center. तो पार्ट ए में दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड है और सर्कल के अलोंग, तो अगर यहाँ से ये लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज़ द लाइन अलोंग द टेंजेंट, दिस इज़ द टेंजेंट। और हम जानते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और ये डिस्टेंस अगर लार्ज है तो ये थीटा जो है वो स्मॉल हो जाएगा, थीटा विल बी वेरी स्मॉल, एंड इन दैट केस ये जो पॉइंट है दिस विल बी ऑलमोस्ट एट द बॉटम। सो यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी इस पॉइंट पे सुनाई पड़ेगी जब सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा हो, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हाईएस्ट वेलोसिटी होती है, एंड दैट वी मैक्स इज़ इक्वल टू, वी मैक्स क्या होती है, 5/5 होती है, √5 सो वी मैक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 g/√, और यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो 5 × 10 × 1.6 √, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 4√5 मीटर पर सेकेंड, एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंसी जो होगी न्यू डैश, ये हो जाएगी, ये पार्ट ए का सॉल्यूशन है, तो न्यू डैश इसमें क्या हो जाएगा, न्यू इंटू स्पीड ऑफ साउंड, और यहाँ पे सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है रेस्ट पे है, तो v डिवाइडेड बाय v, और ये अप्रोच है तो ये माइनस हो जाएगा v मैक्स, ये v मैक्स मतलब सोर्स की वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे, या ये है 500 हर्ट्ज़ मल्टीप्लाइड बाय साउंड का जो वेलोसिटी है दैट इज़ 330 डिवाइडेड बाय 330 माइनस 4√5, तो ये फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 514 हर्ट्ज। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर एट दिस पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे ये फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये सुनाई पड़ेगी, दिस इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि और अलग जगह पे वेलोसिटी लेस होगी, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। पार्ट बी में बोल रहा है ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट लार्ज डिस्टेंस वर्टिकली अबव द सेंटर, तो ये सेंटर के अबव इस डायरेक्शन में एट लार्ज डिस्टेंस जब सिचुएटेड होगा ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे फिर से हम बोल सकते हैं कि थीटा जो यहाँ से होगा दैट विल बी लेस, और ये जो होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में यहाँ पे नीचे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो v है दिस v इज़ इक्वल टू √3 टाइम्स gr, और ये सेम वेलोसिटी यहाँ पे √3 टाइम्स gr होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को और यहाँ से रिसीड कर रहा है ऑब्जर्वर को, तो पार्ट बी, और ये जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी v at the center height will be equal to √3gr, और वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे तो √3 टाइम्स 10 टाइम्स 1.6 √, और ये जो हो जाएगा 4√3 मीटर पर सेकेंड, और देयरफॉर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज सुनाई पड़ेगी apparent frequencies that will be nu dash is equal to nu into speed of sound divided by speed of sound minus plus speed of the source, that will be 4√3। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे अब, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस और माइनस
4√3। तो जब प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 490 हर्ट्ज, और जब माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा 511 हर्ट्ज। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज सुनाई पड़ेंगी लिसनर को when he is at large distance above the center. A source emitting sound of frequency nu is placed at a large distance from an observer. The source starts moving towards the observer with a uniform acceleration a. Find the frequency heard by the observer corresponding to the wave emitted just after the source starts. The speed of sound in medium is v. So मान लेते हैं कि यहाँ पे सोर्स है अभी इस पॉइंट पे, और अभी यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है और साउंड भी इसने एमिट करना स्टार्ट किया। तो जैसे इसने स्टार्ट किया तो आफ्टर टाइम पीरियड t इसका जो फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द वेव है वो मान लेते हैं यहाँ पर पहुँच गया। ये आफ्टर 1 टाइम पीरियड, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड में ये साउंड जो है 1 लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साउंड, और इतना ही टाइम में सोर्स जो है कि कुछ डिस्टेंस इधर मूव कर जाएगा, और यहाँ पे ये नेक्स्ट वेवलेंथ स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट पल्स यहाँ से ये स्टार्ट करेगा। तो ये फर्स्ट पल्स जो इसने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे पहुँच गया आफ्टर 1 टाइम पीरियड, और उतना ही टाइम में सोर्स यहाँ पहुँच गया है ये एस डैश पॉइंट पे, और अब ये नेक्स्ट पल्स यहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बिकम लैम्डा डैश, क्योंकि ये फर्स्ट पल्स से सेकंड पल्स का जो डिस्टेंस है, दिस इज लैम्डा डैश अपरेंट वेवलेंथ, और ये ओरिजिनल वेवलेंथ है। तो उतना ही टाइम में ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टाइम पीरियड स्क्वायर, क्योंकि टी टाइम पीरियड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, देयरफॉर लैम्डा डिस्टेंस माइनस लैम्डा डैश डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। और लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ओरिजिनल लैम्डा है तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, माइनस स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय चेंज्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे चेंज्ड वेवलेंथ है, लैम्डा डैश है, इसलिए यहाँ पे न्यू डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए, और टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं 1/न्यू का होल स्क्वायर, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा 1/न्यू माइनस 1/न्यू डैश विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी इंटू न्यू स्क्वायर। सो देयरफॉर 1/न्यू डैश ये क्या हो जाएगा, 1/न्यू माइनस ए डिवाइडेड बाय 2v न्यू स्क्वायर, और इसका एलसीएम अगर लेके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2v न्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2v न्यू माइनस ए। देयरफॉर न्यू जो हो जाएगा, न्यू विल बी new dash will be equal to inverse of this, that is 2v new square divided by 2v new minus a। तो ये हो जाएगा new dash, that is the apparent frequency heard by the operator by the listener। तो यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर कहीं इधर होगा, सो दैट दिस इज लार्ज डिस्टेंस, सो दैट ये जो फर्स्ट पल्स है वो कहीं पहले ही ना पहुंच जाए सेकंड पल्स पहुंचने एमिट होने के पहले। तो उस केस में हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इस केस में लार्ज डिस्टेंस के केस में दिस विल बी द अपरेंट फ्रीक्वेंसी।